morning, students. Today we will start the effects of the war. After the First World War, Germany was forced to sign a treaty which is known as वर्साय ट्रीटी, यानी कि युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की हार के बाद जर्मनी को ज़बरदस्ती एक वर्साय की संधि के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, जिसमें जर्मनी को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, तो अब उसके बाद इफ़ेक्ट्स क्या हुए, अब इस वॉर के जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसके प्रभाव क्या पड़े जर्मन वासियों के ऊपर, जर्मनी के ऊपर। द वॉर हैड ए डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ द साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ ना, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इफेक्ट था बहुत ही ज़्यादा डेवास्टेटिंग यानी कि विनाशकारी था। किन के लिए? फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी, फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली दोनों तरीके से यह लोगों के लिए क्या था? डेवास्टेटिंग था, बड़ा ही हानिकारक था, विनाशकारी था। फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू ए डेटर्स, यानी कि कहाँ तो यूरोप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले एक क्या था? क्रेडिटर था, यानी कि उधार में पैसे देने वाला था। ठीक है, और इस वॉर के बाद ये क्या हो गया? डेटर हो गया, यानी कि ऋणी हो गया, पैसे उधार पे लेता गया, इनके ऊपर कर्जा चढ़ता गया। और यही वजह थी इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका था ना, वो यूरोपियन कंट्री से क्या हो गया है? ऊपर हो गया था। ठीक है, तो वजह क्या थी कि ये क्या बन गया? डेप्टर बन गया। अनफॉर्चुनेटली ऋणी, कर्जदार। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वाइमर रिपब्लिक वाज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर। और दुर्भाग्य से जो वाइमर रिपब्लिक बनाया था, जो ये जर्मन राष्ट्र बनाया था, अब उसको क्या करना था? जो ओल्ड एम्पायर यानी कि जो पुराने साम्राज्य के द्वारा, जो ऑस्ट्रियन एम्पायर के द्वारा जो किए गए सिन यानी कि जो पाप थे, उन पापों का पश्चाताप यानी कि उनका भुगतान अब इसको करना पड़ेगा। इसको करना पड़ा जो कि उन्होंने वहाँ पे दिया ना ट्रीटी में। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर, गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन। यहाँ पे क्या हुआ? रिपब्लिक को, यानी कि जो ये वाइमर रिपब्लिक था, यानी कि जो उसके बाद जो जर्मन राष्ट्र बना था, उसके ऊपर क्या हुआ था? बर्डन हो गया था वॉर ऑफ गिल्ट, यानी कि युद्ध का दोष भी उसके ऊपर मंडा कि भाई तुमने युद्ध कराया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसकी वजह से पूरे यूरोप को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। अब उसकी वजह से नेशनल ह्यूमिलिएशन हुआ और उसका राष्ट्रीय स्तर पे क्या हुआ? उसके अपमान हुआ, है ना। सीधी सी बात है, समर्पण किया और ज़बरदस्ती उनके ऊपर फाइन वगैरह लगाए, तो क्या हो गया? उसका ह्यूमिलिएशन भी हो गया ना, अपमान हो गया। एंड was फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन, और उसको फाइनेंशियली भी क्रिपल्ड कर दिया, यानी कि अपाहिज बना दिया। उसके ऊपर बहुत बड़ा फाइनेंशियली क्या लगा दिया? फाइन लगा दिया, पैसे भरने पड़ गए, हर्जाना भरना पड़ गया। Those who supported the Weimar Republic mainly socialist, Catholics and Democrats, और जो व्यक्ति जितने भी समर्थक थे जो कि वाइमर रिपब्लिक को क्या कर रहे थे? समर्थन दे रहे थे, वो कौन कौन थे? रिपब्लिक वो मेनली कौन थे? सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, कैथोलिक्स थे, यानी कि कैथोलिक जो सेक्ट है क्रिश्चियनिटी का, उसको मानने वाले थे, एंड डेमोक्रेट्स थे, और या फिर क्या थे? लोकतांत्रिक थे। बिकेम इजी टारगेट टू अटैक इन दी कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स, जो कि क्या बन गए? इजी टारगेट बन गए अटैक का, यानी कि इन लोगों के ऊपर अब लोग क्या करने लगे? आलोचनाएं करने लगे, भाई यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी यह हालत हुई है। एंड दे वर मोकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स, और वो उनका मजाक उड़ाते लोग ऐसे कहने लगे कि भाई ये है नवंबर के क्रिमिनल्स। जो नवंबर में जो ट्रीटी हुई थी ना वर्साय की, तो उसके अपराधी ये लोग हैं। And the mindset had a major impact on the political development of the early 1930s as well as soon see। और यही जो माइंडसेट था, जो लोगों का जो माइंडसेट हो गया इन लोगों को लेके, वाइमर रिपब्लिक के जितने भी जो सरकार चला रहे थे उनके खिलाफ ऐसा माइंडसेट हो गया लोगों का
कि जिसका प्रभाव है ना 1930 तक आते आते 1930 तक आते आते इतना ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ कि वो तुरंत ही दिखाई देने लगा। क्या हुआ? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट ए डीप इम्प्रिंट ऑन द यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने क्या किया था? यूरोपियन समाज के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियन। अब क्या हुआ? जो नागरिक थे ना, जो ये थे सोल्जर थे, सैनिक थे, अब इनको है ना नागरिकों से ऊपर सर्वोच्च दर्जा देने लगे। ऐसा होता है जब भी कोई भी राष्ट्र है ना वॉर वगैरह कर रहा किसी भी एनिमी से, तो सोल्जर की है ना प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा देने लग जाते हैं लोग भी, है ना, श्रद्धा भाव से। तो सिविलियन से ऊपर हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या नुकसान होगा जब सोल्जर सिविलियन से ऊपर होने लग जाएंगे, उनको रेवरेंट करने लग जाए, फिर क्या हो जाए? पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसाइज लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर द मैन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलाइन। अब जो जितने भी राजनेता थे और जो पब्लिसिस्ट थे, यानी कि जो पब्लिसिटी कराते थे, यानी कि न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह में, तो वो सारे के सारे स्ट्रेस डाल रहे थे, यानी कि दबाव डाल रहे थे कि नीड फॉर मैन टू बी एग्रेसिव, कि मैन को यानी कि पुरुषों को क्या होना पड़ेगा? आक्रामक होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा एंड मस्कुलाइन होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। और मस्कुलाइन यानी कि पुरुषों की तरह मजबूत होना पड़ेगा, मर्द बनना पड़ेगा। मस्कुलाइन का मतलब यहाँ पे क्या है? मर्द। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। और मीडिया अब क्या कर रहे थे? ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। ट्रेंच लाइफ क्या होती है? जहाँ ट्रेंच में जो सोल्जर रहते हैं ना, उस लाइफ को ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाते कि भाई सोल्जरों की लाइफ तो बड़ी ज़बरदस्त होती है, राष्ट्र के लिए तो सिर्फ वही वो करते हैं। ऐसा कर दिया लोगों के अंदर में, ऐसे माइंड सेट कर दिया लोगों के कि जो रियल में जो देश के हित की बातें करें ना, वो सिर्फ आर्मी ही कर रही है। ठीक है, लेकिन हालांकि ये चीज़ें ना डेंजर होती है राष्ट्र के लिए, जब सब हर कोई एक ही चीज़ को मानने लगे कि भाई सोल्जर है ना वो ही देश का हित कर रहे हैं, बाकी तो देश का बुरा कर रहे हैं। अगर ऐसा होने लग जाए ना जिस कंट्री में, ये समझ लो उस कंट्री का जो फ्यूचर है ना वो डेंजर में जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ। द ट्रूथ हाउएवर वाज दैट सोल्जर लिव्ड मिजरेबल लाइव्स इन दीज ट्रेंचेस, ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन द कॉर्प्सेस। हालांकि सच्चाई वहाँ पे क्या थी? जो सोल्जर जो जी रहे थे ना वहाँ पे बंकरों में, जो उनकी बंकरों की जो लाइफ थी वो बड़ी ही ज़्यादा मिजरेबल यानी कि दुखदायी थी। यस, खड़ा हो जा। इसका सर यही चल रहा है, 2 दिन से कह रहे हैं मेरे को, यही कहते हैं कि मेरे को तो बुखार हुआ रहता है। कोई बात नहीं, कर फोन कर दे, इसको छुटवा दे, कोई बात नहीं। इसको सैटरडे को भी सैटरडे को भी मना किया था सर मैंने इसको। ठीक नहीं हो रहा, हाँ जी। द सोल्जर लिव्ड मिजरेबल लाइव्स इन दीज ट्रांचेस। वो उन बंकरों में, जो सैनिक बंकरों में जो उनकी ज़िंदगी थी वो कैसी थी? मिजरेबल यानी कि कष्टकारी थी। हाँ जी। ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन क्रॉप्सेस। और वहाँ पे जो उनकी जो लाशें पड़ी हुई थी सोल्जरों की जो वहाँ पे बॉर्डर पे, तो उनको चूहे खा रहे थे। सच्चाई तो ये थी। ठीक है, दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी सेलिंग। वो क्या फेस कर रहे थे एक्चुअली में? जो सोल्जर थे वो पॉइजनस गैस, जहरीली गैस, एनिमी सेलिंग, एनिमी के द्वारा जो गोलीबारी हो रही है वो, एंड विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली। और वो यहाँ भी देख रहे थे उनकी जो रैंक है, यानी कि जो उनका दर्जा है, सैनिक दर्जा है, या जो सैनिकों की जो संख्या है वो रिड्यूस हो रही है, तेजी से ख़त्म होती जा रही है। Aggressive war propaganda and national honor occupied center stage in public sphere, while popular support grew for conservative dictatorship that had
रिसेंटली केम इनटू बीइंग। और इसी दौरान देखो एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा यानी कि आक्रामक युद्ध के जो प्रोपेगेंडा यानी कि जो प्रचार किए जा रहे थे, नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर, और राष्ट्र का जो सम्मान है वो क्या हो गया था, सेंटर स्टेज में आ गया था। लोगों के दिमाग में ऐसा कर दिया था कि भाई राष्ट्र का सम्मान रखना है, ठीक है, और आक्रामक रहना है। युद्ध जिस भी कंट्री, जो कोई भी कंट्री हमारे से युद्ध करने की कोशिश करे उसके साथ हमने युद्ध करना है। जो अगर ऐसी भावनाएं आ जाए ना कि हमने विदेशियों के साथ युद्ध करना, ये करना, तो ये समझ लो कि वो चीज़ें कहीं और डायरेक्ट कर रही है कंट्री में, ठीक है, वो डिक्टेटरशिप की ओर डायरेक्ट कर रही है। अब इसमें देखो, वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रो फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप, जिसकी वजह से जो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप थे यानी कि जो रूढ़िवादी यानी कि पुरानी विचारधारा वाले जो डिक्टेटर थे यानी कि जो तानाशाह थे, उनके प्रति लोगों का समर्थन होता जा रहा था। जैसे हम अपने कंट्री का एग्जाम्पल के तौर पे देख ले कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि भाई आज चाइना के साथ वो कर दिया, पाकिस्तान के साथ ये कर दिया, और जो कंजर्वेटिव विचारधारा वाले जो लोग हैं, रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोग हैं, जैसे अपने देश के ऐसे करने लग जाए कि भाई हिंदू धर्म को बचाना है, ये करना है, उसको मिला के अगर उसको मिलिट्रीराइज कर दें, ठीक है, तो फिर वहाँ से तानाशाही स्टार्ट हो जाती है। कुछ मैं सारा नहीं कर, कुछ हो सकता है, ठीक है। यस, डेमोक्रेसी वाज इंडीड ए यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी असल में कैसा थी, एक यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया थी, एक नाजुक विचार रह गया। अब कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप को क्या मिल रहा था, समर्थन मिल रहा था, विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज ऑफ इंटर वॉर यूरोप, जो कि यानी कि लोकतंत्र इंटर यूरोप यानी कि यूरोप के अंदर जो इंटर वॉर चल रहा था उसको स्टेबल नहीं कर पा रहा था, यानी कि लोकतंत्र यहाँ पे खतरे में आ रहा था। लोकतंत्र खतरे में, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि राजनीतिक रेडिकलिज्म, उग्रवाद, एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, और आर्थिक संकट। अब देखो आर्थिक संकट भी बहुत बड़ा रीजन होगा। द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक कोइंसिडाइड विद द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द सेपरेटिस्ट लीग ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रसिया। देखो जो वाइमर रिपब्लिक का जब बर्थ हुआ था वो कोइंसिडेंटली हुआ था, यानी कि अचानक से हुआ था विद द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग सेपरेटिस्ट लीग। जो सेपरेटिस्ट लीग ने एक वहाँ पे अपराइज किया था यानी कि क्रांति शुरू की थी, ठीक है, जो कि बोल्शेविक ने वहाँ पे की थी ना रसिया में, तो वही सेपरेटिस्ट लीग का जो अपराइजिंग यहाँ पे हो गया। एंड सोवियत ऑफ द वर्कर एंड सेलर वर एस्टेब्लिश्ड इन मैनी सिटी, और सोवियत के जो लेबर थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने बहुत सारी जगह पे अपने सोवियत यानी कि संघ बना लिए थे अलग अलग शहरों में। द पॉलिटिकल एटमोसफियर इन बर्लिन वाज चार्ज विद डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस, और उसी टाइम पे जो पॉलिटिकल एटमोसफियर था यानी कि जो राजनीतिक वातावरण था बर्लिन का, वो चार्ज हो गया डिमांड फॉर दिस सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। जो उस टाइम पे यूरोप में देखा था ना कि भाई जो सोवियत स्टाइल से जो गवर्नेंस वहाँ पे चलाई जा रही कितनी अच्छे से, तो वो भी ये कहने लगे कि भाई बर्लिन वाले भी, बर्लिन किसकी कैपिटल है, जर्मनी की, बर्लिन के यानी कि जर्मनी वाले भी कहने लगे जैसे रसिया वालों ने रूस की क्रांति के बाद वहाँ पे इस्टेब्लिश किया ना गवर्नमेंट, तो सेम टाइप से हमें भी यहाँ करना होगा। जैसे हम भी कहने लग जाते हैं ना कि अपने यहाँ पे, तो कुछ लोग कहने लग जाते हैं कि भाई यहाँ पे भी तानाशाही आ जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। कुछ कहते हैं तानाशाही आ जाए ना तो अच्छा हो रहेगा कि सरकार निर्णय अच्छे से ले लेगी, ये कर लेगी, तुरंत कर लेगी। मजबूत सरकार वाला मुद्दा सुनते ना, वो मजबूत का मीनिंग तानाशाही होता है, अपनी मर्जी से कर लेना। कुछ अंश हो रहा है ऐसा अपने कंट्री में भी, ठीक है। दोज अपोज्ड टू दिस सच एज सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स मेट इन वाइमर टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और जो भी अपोज कर रहे थे इसका, जो व्यक्ति
रूस की क्रांति का जो रूस की जो सोवियत संघ थे उनका विरोध कर रहे थे, वो कैसे थे, जैसे कि सोशलिस्ट सामाजिक थे, डेमोक्रेट्स थे, कैथोलिक्स थे। मेट इन वाइमर टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और वो वहाँ पे मिले और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे, किसको, जर्मनी को कैसे बनाएंगे, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। ये तो कहते हैं हम तो बनाएंगे लोकतांत्रिक गणराज्य है। द वाइमर रिपब्लिक क्रस्ट द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉर्प्स। तो इन्होंने क्या किया, जो लोग उनके विरोध में खड़े हुए, जिन्होंने सरकार बना रखी, जो इसके विरोध में खड़े हुए, जो कह रहे थे कि यहाँ पे सोवियत वगैरह बनाएंगे जैसे रूस में हुआ था, तो उनको इन्होंने फ्री कॉर्प्स नाम की आर्मी थी, सेना थी, उसके द्वारा उनको क्रश कर दिया, दबा दिया। उस टाइम पे तो उनको क्या कर दिया उन्होंने, तो उनको क्रश कर दिया गया। द एंग्विश सेपरेटिस्ट लेटर फाउंडेड ए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, और उसके बाद जो एंग्विश यानी कि जो पीड़ित सेपरेटिस्ट थे, उन्होंने मिलके जर्मनी में एक क्या बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। ठीक है, कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became इनकॉन्सिलेबल एनिमीज एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर। और इस प्रकार जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट थे henceforth इस प्रकार बिकेम इरिकॉन्सिलेबल एनिमीज, यानी कि ऐसे जिनके साथ सहमति न बने वो क्या बन गए, एनिमी बन गए। एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर, जिससे कि वो हिटलर के अगेंस्ट कुछ कर नहीं पाए, यही जो सेपरेटिस्ट थे। ठीक है, बाद में बोथ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट काउड फॉर रेडिकल सॉल्यूशन। अब दोनों के दोनों जो रेवोल्यूशनरी थे और जो मिलिटेंट थे नेशनलिस्ट, वो क्या करते, रेडिकल सॉल्यूशन के लिए रेडिकल सॉल्यूशन चाह रहे थे, यानी कि उग्र, रेडिकल क्या गया, उग्र प्रकार का कोई तरीका चाहिए देश को सुधारने के लिए, यानी कि देश में जैसी स्थिति है ना उसमें करने के लिए, सुधार करने के लिए। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923, और जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन था वो हाइटेंड हो गया, यानी कि अपनी चरम सीमा पे आ गया 1923 तक, यानी कि जर्मनी में 1923 तक आते आते राजनीतिक विचारधारा बड़ी ही उग्र हो गई लोगों की उस टाइम पे, कि भाई थोड़ी उग्र टाइप के व्यक्ति होने चाहिए हमारे, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा ऐसा नेता होना चाहिए जो राष्ट्रों के साथ आंख से आंख मिला के करे, ये उग्र बातें होती हैं। ठीक है, रेडिकल होना चाहिए। ठीक है, तो जर्मनी वाले भी ऐसे ही करने लगे। एंड जर्मनी हैड, अब देखना जर्मनी के साथ क्या होगा, जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स, क्योंकि जर्मनी ने युद्ध लड़ा था काफ़ी लंबा, किसके बेस पे, लोन के बेस पे। एंड हैड टू पे वॉर रेपरेशन इन गोल्ड, और उनको युद्ध के बदले में रेपरेशन यानी कि रिपेयर के बदले में, युद्ध की रिपेयर के बदले में उन्हें गोल्ड देना पड़ा था। लोन उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो गया, जो उनके पास गोल्ड था ना वो देना पड़ा। दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व्स एट टाइम रिसोर्सेज वर स्केर्सी, जिसकी वजह से उनका जो गोल्ड रिजर्व्स था ना वो क्या होगा, डिप्लीट हो गया, यानी कि ख़त्म होता जा रहा था। और रिसोर्सेज वर स्केर्सी, और उनके पास पहले से ही संसाधन कैसे थे, संसाधनों की कमी थी। इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे, और 1923 में जर्मनी ने मना कर दिया कि हम कोई भी पे नहीं करेंगे, जो उनके पास ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था ना। एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूहर टू क्लेम देयर कोयल, और न ही वो जो फ्रेंच के द्वारा जो ऑक्यूपाइड यानी कि दबाया गया जो एरिया था, रूहर नाम का एरिया था वहाँ पे, कोयल वाला एरिया, और उसको भी देने से मना कर दिया। जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस, अब जर्मनी क्या करने लगा, रिटेलिएट करने लगा, यानी कि बदला लेने लगा, कैसे, पैसिव रेजिस्टेंस से, यानी कि खुले तौर पे नहीं कर रहा लेकिन मना करने लगा था। ठीक है, कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली, और उन्होंने क्या कर दिया, पेपर करेंसी छाप दिया अपनी खुद की, क्योंकि वहाँ पे पैसे की कमी हो रही थी, तो जर्मनी ने क्या किया, पैसे पे पैसे छाप दिए। अब देखो इनके साथ क्या था, विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। अब ज़्यादा पैसा सर्कुलेट होने के बाद मार्केट में क्या हुआ, जो उनकी मार्क करेंसी थी उस टाइम पे वो क्या होगी, वो फेल होगी,
यानी कि गिर गई वो। एंड इन अप्रैल द US डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। अब देखो उस टाइम पे अप्रैल में USA का $1 और जर्मनी के 24,000 मार्क उसके बराबर हो गए। इतनी वैल्यू गिर गई जर्मनी के पैसे की उस टाइम पे। एंड इन जुलाई 3,53,000 मार्क, और जुलाई तक आते आते और भी ज़्यादा गिर गई। एंड अगस्त 46,21,000 मार्क्स, इतनी ज़्यादा वैल्यू गिर गई। एंड एट द 98 crore 86 lakhs marks by the December, and the figure had run into trillion। और इस प्रकार उनकी करेंसी की वैल्यू है ना ट्रिलियन में चली गई, गिरती गई, हाँ गिरती चली गई। एज द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलास प्राइसेस ऑफ द गुड्स सोल्ड। और देखो मार्क की वैल्यू गिर गई और उससे क्या हो गया, जो प्राइसेस थे ना चीज़ों के वो ज़्यादा हाई हो गए। पैसे की वैल्यू गिरते क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। तो ऐसा वहाँ पे हो गया। एंड द इमेज ऑफ जर्मन कैरिंग कैटलॉग्स ऑफ करेंसी नोट टू बाई अ लोफ ऑफ ब्रेड वाज वाइडली पब्लिसाइड इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। तो ऐसी ऐसी पिक्चरें छापने लगे पोस्टरों पे कि इमेज में कि एक कार्ट है, यानी कि एक बोगी है, ठीक है, एक रेहड़ी वगैरह, उसको भर के पैसों से भर रखा, और उससे वो सिर्फ क्या खरीद सकते हैं, सिर्फ एक ब्रेड खरीदा जा रहा है इतने पैसे से। इतनी ज़्यादा गिर गई वैल्यू। एंड द क्राइसिस केम टू बी नोन एज द हाइपर इन्फ्लेशन। इस क्राइसिस को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, ए सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई। और अब ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए। क्या कह रहा है, इवेंचुअली द अमेरिकन इंटरवीन एंड bailed Germany out of the crisis by introducing the Davos Plan, which revoked the terms of reparation to ease the financial burden on German। और दुर्भाग्य से अमेरिका ने इंटरवीन किया, अमेरिका ने दखल अंदाजी दी वहाँ पे। एंड बेल्ड जर्मनी को बेल दे दी, यानी कि उनको सहायता दे दी पैसे की, आउट ऑफ द क्राइसिस से बाहर निकल जाए, बाय इंट्रोड्यूसिंग डाविस प्लान नाम का कोई प्लान था जो उन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, विच रिवर्क्ड द टर्म्स ऑफ रिपेरेशन टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मन। जिससे कि जर्मन क्या कर सके, जो उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन था, जिससे कि वो निकल सके। ठीक है, ये हुआ वॉर इफेक्ट्स का। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे द ईयर ऑफ डिप्रेशन, यानी कि मंदी का समय आएगा इसके बाद, उसके बाद फिर हिटलर का राइज होगा। और कैसे हो फिर देखना।